जी। आप कंटिन्यू कर लेंगे ना? यस श्योर। जब मेरी टर्न आएगी तो मैं करूँगी। ओके। मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, अब स्टार्ट करते सेशन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, एक मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने डबल ऑप्शंस वाले एमसीक्यूज देखने थे। कल हमने सिंगल चॉइस एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए थे, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी, और लेकिन हमारा डबल चॉइस वाले रह गए थे, तो पहले हम उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम डबल चॉइस वाले करेंगे, उसके बाद हम मैप लेबलिंग वाला सेक्शन करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट पर मैचिंग हेडिंग वाला भी क्वेश्चन टाइप ज़रूर उसको देखेंगे। जी, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे सिंगल चॉइस में हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, लेकिन अनलाइक उसके यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, और यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस क्लियरली गिवन है कि हमने 2 लेटर्स को चूज़ करना है। तो आपने इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लेनी, कभी वहाँ पर ये भी लिखा हो सकता है कि यहाँ से आपने 3 लेटर्स को चूज़ करना है, या फिर कितने ऑप्शंस को चूज़ करना है। तो अब यहाँ पर तो ये हमारे पास डबल चॉइस वाला है। ठीक है, अब इसकी जो क्वेश्चन टाइप है, इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे सिंगल चॉइस के अंदर हमने जल्दी जल्दी से अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। ठीक है, जितना हमें टाइम दिया गया था, और हमने हाईलाइटिंग की थी स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट्स में से कीवर्ड्स की। उसके बाद हमने ऑप्शंस को नहीं देखा था जब हाईलाइटिंग करते वक्त ना, तो ऑप्शंस को हमने लिसनिंग के दौरान देखा था। इसमें भी हमने इसी तरह से करना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सिंगल चॉइस होते हैं ना, उसके अंदर जो वहाँ पर ऑडियो होती है, उसके अंदर सारे ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर वो, अगर यहाँ पे 5 ऑप्शंस है ना, तो वो पांचों को टच करेगा। ठीक है, वो हर एक को टच करके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन देगा, और हमने वहीं से उसको पिकअप करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है और कौन सा नहीं। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी कह लें कि पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से एक ऑप्शन गलत या सही हो जाता है। तो उस लिहाज से हमें इसको बहुत कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा, और हमें जो कीवर्ड्स हैं उनको देखना है, और बाकी हम अब साथ साथ आपके टिप्स बताते हैं। ये सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, इसके अंदर से फॉर चिल्ड्रन विद डिस्प्रेजिया। ठीक है, ये और विच टू प्रॉब्लम्स, ठीक है, दो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं विद हैंड राइटिंग डू द स्टूडेंट्स थिंक आर इजिएस्ट टू करेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट थिंक्स आर इजिएस्ट टू करेक्ट, यहाँ पर इजिएस्ट टू करेक्ट हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है, तो हमने उसको देखना है, और वो वाली दो प्रॉब्लम्स बतानी है जो कि स्टूडेंट्स को लगती हैं। ठीक है, और वो क्या पता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे, लेकिन जो स्टूडेंट्स को लगती हैं कि सबसे इजी है सही करना उन प्रॉब्लम्स को, तो वो वाली हमने ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये एक ही है, सॉरी, एमसीक्यू। ठीक है, ऑडियो स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि वो हमारे जो पांचों ऑप्शंस है उसको टच करेगा, और वो बहुत मिनिमल सा पॉइंट होता है जहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। जी, ऑडियो स्टार्ट करते हैं। Part 3. You will hear two education students. Doomed. Handwriting is so much harder for children with dyspraxia.
who have problems coordinating movement. It's good there are lots of things you can do in the classroom to help them. They need so much more support with letter formation. You need to play lots of games to help them distinguish letter shapes. It takes a lot of patience. Yeah. I like the idea of using one of those pens that lights up if you press too hard. That seems like a really simple solution. Yes, absolutely. I'm not sure there's much you can do about children with dyspraxia writing very slowly. It's more important to focus on accuracy, and as they get more confident, I think they eventually speed up. One quite simple thing you can do is to use grid paper. So they write each letter in a box, and that trains them to space the letters correctly. Indeed, that's more important for legibility than trying to get them to write in a straight line. Before you hear the rest of the discussion, जी यहाँ पर हमने देखा उसने ये पांचों ऑप्शंस को ज़रूर उसने डिस्कस किया। सबसे पहले उसने कहा कि लेटर्स की कंफ्यूजन वाला उसने चूज़ किया था, ठीक है। और उसके बाद उसने ये बात की कि बहुत स्लोली लिखते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है उसको करेक्ट करना, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, उसने ये वर्डिंग यूज़ की। उसके बाद उसने करेक्ट स्पेसिंग की बात की कि हम ग्रिड पेपर यूज़ कर सकते हैं उनको ठीक से लेटर स्पेसिंग करने के लिए। और जो वहाँ पर फीमेल थी उन्होंने ये क्लियरली कहा कि सबसे आसान ये है कि हम इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर मेल था उसने ये कहा कि ये बिल्कुल स्पेसिंग लेटर्स के दरमियान स्पेस देना ज़्यादा ज़रूरी है उनको स्ट्रेट लाइन में लिखने के बजाय, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने ए और सी सिलेक्ट किया है। अब देखते हैं हमारे आंसर्स ठीक है या नहीं। बाकी आप लोग भी अपने आंसर्स ज़रूर नोट करें और ड्रॉप करें। जी आंसर्स अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि हम सबमिट कर सकें अपना आंसर और चेक कर लें। चलें चेक कर लेते हैं आंसर। जी इसके ए और सी हमारे आंसर्स करेक्ट हैं। ये थोड़ा इजी था, ठीक है, और बाद में इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं अगर किसी को कोई इशू है। Yeah, like the idea of using one of these pen that lights up if you press too hard. That seems like a really simple solution. ठीक है, simple solution और यहाँ पर हमारे पास का easiest to correct, यानी कि सबसे आसान जो हल होगा, उसने कहा ये बहुत आसान सा solution है, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जो सी ऑप्शन था वो हमने कैसे देखा, वन क्वाइट सिंपल, यहाँ पर ये शुरू में ही आ गया था वन क्वाइट सिंपल थिंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ से उसने बताया कि ग्रिड पेपर यूज़ कर लेंगे, स्पेसिंग लेटर्स हमारे लिए आसान हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट पर वो कंट्राडिक्ट कर गई थी जो हमारा बी ऑप्शन था कि वो लेजिबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेट लाइन में लिखने की बजाय, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे ए और सी ऑप्शंस करेक्ट थे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो ज़रूर पूछे। मैम मुझे एक चीज बताइएगा कि जैसे कि हमने इसको देखा कि इसके अंदर सवाल किया गया मैन की तरफ से ना, और आंसर में वुमेन रिप्लाई कर रही थी, तो हमने इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए मैन की आवाज पे मतलब वॉइस पे फोकस करना है या वुमेन की आवाज पे? इसका जवाब आपको अपनी स्टेटमेंट से मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स थिंक, ठीक है, यानी कि दोनों स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं, और इसका इनडायरेक्टली मतलब यही है कि जो दो पर्सन्स के दरमियान में बात हो रही है वो दोनों पर्सन एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो, ठीक है, जो दोनों एग्री करेंगे जिस चीज़ से, हमने वो वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर उसने ये देखें, उसने कहा कि ग्रिड पेपर को यूज करना ज्यादा बेहतर है, वुमेन ने कहा, और मैंने उसके जवाब में कहा इंडीड, ठीक है। उसने कहा बेशक ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लेजिबिलिटी के लिए, ना कि इस स्ट्रेट लाइन में लिखने के बजाय। तो इस लिहाज से दोनों ने इस चीज से एग्री किया, इसलिए हमने सी ऑप्शन चूज किया। ए ऑप्शन में भी
और यहाँ पर देखें उसने जब अपनी वुमेन ने अपनी स्टेटमेंट दी कि हमें वो प्रेशर वाली, ठीक है, प्रेशर वाले उसने यहाँ पर यूज कर लिया था कि प्रेस टू हार्ड, ठीक है, पेन्स के ऊपर, तो वो प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद उसके जवाब में वो मैन ने भी यस एब्सोल्युटली, ठीक है, उसने भी उसके साथ एग्री किया था, ठीक है। बाकी चीज़ों में दोनों एग्री नहीं कर रहे होंगे तो वो हमने उसको एलिमिनेट कर देना। ओके मैम, थैंक यू। जी, इसलिए स्टेटमेंट में आपने ज़रूर ये हाईलाइट करना है कि कौन ये बात सोच रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताना है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स था, ये प्लूरल से हमें पता चल रहा है कि दोनों एग्री करेंगे। एक और इस तरह से हम सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये वाला काफ़ी इजी था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Must be a ओह group आई of एम सॉरी, neurons. ये मेरा माइक म्यूट में था जी। कहाँ से नहीं आई? मैम शुरू से नहीं आई। ओके, चलें ठीक है। अब हम मैम एक जी मैम एक मैम तहरीम आप सर अनीस को को होस्ट बना दें। ओके सर। जी, अब हम एक और एमसीक्यू अपना सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वो वाला काफ़ी इजी था। तो अब हम शायद ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो, तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। हम अब टेक्निक देखेंगे बगैर ऑडियो को स्टॉप किए। पहले मैंने हाईलाइटिंग शुरू की, सबसे पहले आपने अपने इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर लिया, स्टेटमेंट में से हाईलाइट कर लिए, और ऑडियो के दौरान मैंने अपने ऑप्शंस में से हाईलाइटिंग की, ठीक है। Our brain. यहाँ से देखते हैं। What did you अब यहाँ पर पहले दो ओपिनियंस बताने हैं जो दोनों स्टूडेंट्स जो हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही आ गया, पॉइंट ऑफ व्यू किसका देखना है, हमने दोनों स्टूडेंट्स का देखना है दोबारा। ओके, लेट्स स्टार्ट। think about the evolutionary theory of loneliness? Well, I thought the idea that loneliness evolved because it motivated people to be with other people quite convincing. Survival often depended on group cooperation. But I don't think there's enough evidence to claim that there must be a group of neurons in our brains which influence social behavior by making us feel bad when we're alone. There are a few studies which support the theory, but not conclusively enough. More evidence is needed. And anyway, this theory's not really useful when it comes to solving the problem of loneliness today. True. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. जी, आंसर मिला ना यहाँ से? जी गाइस, रिस्पॉन्स किया करें। आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम, हम दोबारा बोले क्या हुआ? मैंने कहा अपने आंसर्स मिले किसी को यहाँ से? यहाँ वो जो वॉइस थी उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी।
नहीं नहीं वो सही है। ओके, तो आंसर्स मिले किसी को? यहाँ पे दोबारा से रिप्ले करें। चलें दोबारा से देख लेते हैं। What did you think about the evolutionary theory of loneliness? Well, I thought the idea that loneliness evolved because it motivated people to be with other people quite convincing. Survival often depended on group cooperation. But I don't think there's enough evidence to claim that there must be a group of neurons in our brains which influence social behavior by making us feel bad when we're alone. There are a few studies which support the theory, but not conclusively enough. More evidence is needed. And anyway, this theory's not really useful when it comes to solving the problem of loneliness today. True. Before you hear the rest, ठीक है, यहाँ पर उसने कहा दो बातें कही। ठीक है, पहले उन्होंने कहा कि एविडेंस हमें कम है, इसके लिए ज़्यादा एविडेंस चाहिए। और उसने कहा कि ये बहुत आजकल के जो दौर है इसके अंदर इसकी रेलेवेंस बहुत कम है, यानी कि उसको रिलेट नहीं किया जा सकता। उस वजह से हमने ए और बी अपना सिलेक्ट किया है। लेट्स सी हमारा आंसर ठीक होता है या नहीं। जी, ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले जब मैंने स्टेटमेंट सुनी तो मैंने उसको ए जो ऑप्शन था उसको मैंने क्रॉस कर दिया था, क्योंकि मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा था, लिटिल प्रैक्टिकल रेलेवेंस। मुझे लगा था इट हैज़ प्रैक्टिकल रेलेवेंस, जबकि उसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि एविडेंस हमारे पास काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत है, और वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब मॉडर्न वाइडली एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि काफ़ी लोग उसको माने। ठीक है, और यहाँ पर ये उन्होंने बात की कि इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है एक्सेप्टेंस, या फिर इसका रिफ्रेज उन्होंने किया था। लेट्स सी क्या बोला था उन्होंने। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली रिलायबल। ठीक है, रिलायबल नहीं है। ठीक है, इसको इतना इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसको एक्सेप्टेबल नहीं है ये। उसके बाद इन्होंने न्यूरॉन्स की भी एक बात की थी। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, न्यूरॉन्स का और सोशल बिहेवियर पे। ठीक है, तो वो भी अपनी इतनी स्टडीज नहीं हुई उसके ऊपर, और उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो इस तरह से हमने ये अपने दो ऑप्शंस को चूज़ किया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछे। अगर नहीं क्वेश्चन तो हम अपने अगले क्वेश्चन टाइप की तरफ मूव करते हैं। चलें जी, तहरीम आप अपना स्टार्ट कर सकती हैं मैप लेबलिंग वाला क्वेश्चन। ओके। प्लीज एनीवन कंफर्म मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी तहरीम, विजिबल है। दोनों स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, दोनों। ओके। अब एक आ रही है, एक विजिबल है। तहरीम आपको इसको भी छोटा करना पड़ेगा, इसकी विंडो को भी। ओके, अब क्वेश्चंस और जो हमारी डायग्राम है वो नज़र आ रही है? जी जी। ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है वो है मैप लेबलिंग। मैप लेबलिंग मोस्टली जो है वो पार्ट 2 में आता है, और
ये ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होता है, बट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इजी क्वेश्चन टाइप है। सो अगर हम इसकी प्रैक्टिस 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें तो हमें ये हो जाता है बिल्कुल ना, हम कर सकते हैं इसको। मैप लेबलिंग के लिए जो ज़रूरी है वो 2 टाइप्स की प्रपोजिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और एक है प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। और हमें डायरेक्शन की लैंग्वेज समझने की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन की लैंग्वेज मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल गो स्ट्रेट अहेड, टेक फर्स्ट राइट, इन द कॉर्नर, इन द मिडल, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, यू नो, दैट्स लाइक, मतलब आपने थोड़ी सी इस तरह की लैंग्वेज को अपने जहन में बिठाना है कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। जैसे नेक्स्ट टू द बैंक, टेक फर्स्ट लेफ्ट। सो अगर हम यूज टू हो जाएं इस तरह की लैंग्वेज से, तो ये जो क्वेश्चन टाइप है ये चुटकियों में हल होने वाला है। तो हम इसकी प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के साथ ही स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ आएगी कि किस तरह करना है। जब हम जो ऑडियो स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले हमने अपने ज़हन में रखना है कि ऑडियो जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मीन्स कि हमारी एंट्रेंस कहाँ से हो रही है। अगर हम इसको ही देखें ना, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे सामने ये मैप बना हुआ है, ये है प्लान ऑफ स्टीवेंसन साइट, ठीक है। ये उसका सारा प्लान बनाया हुआ है उस साइट का। और अगर हम देखें कि यहाँ पे रिसेप्शन लिखा हुआ है एट द बॉटम, बिल्कुल राइट बॉटम पे रिसेप्शन लिखा हुआ है, और यूजुअली यहाँ से स्टार्ट होगी ऑडियो। जब भी ऑडियो स्टार्ट होगी ना, तो हमने सबसे पहले वो जो हमें टाइम देंगे ना कि आपके पास टाइम है, आप अपने क्वेश्चंस की तरफ देखें, तो हमने क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना। हमने हमने देखना है कि हमने रीड क्वेश्चन को रीड नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ मैप की तरफ देखना है कि मैप में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जैसे कॉफी रूम, वेयर हाउस, स्टाफ कैंटीन, ये सारे ऑर्डर में है। तो हम जब भी हम वो कहें आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, आप क्वेश्चन को ओवरव्यू करें, तो आपने मैप की तरफ देखना है। मैप में जैसे ये सामने लिखा हुआ है रोड्स की, सबसे पहले रोड्स की तरफ देखना है। लिखा हुआ है यहाँ पे मेन रोड, ठीक है, एट द बॉटम लिखा हुआ है मेन रोड। फिर राइट साइड पे लिखा हुआ है एक्सेस रोड। एक्सेस रोड पे भी अब अगर हम अपनी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करें, एक्सेस रोड पे हमारे एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसको भी हमने जहन में रखना है। फिर एट द सेंटर हमें नजर आ रहा है ओपन कोर्ट यार्ड। फिर एक अबव हमें नजर आ रही है एक फैक्ट्री, लिखा हुआ है फैक्ट्री एरिया बना हुआ है। हमारे जो मैप से थोड़ा सा बाहर ट्रीज बने हुए हैं, इस तरह की चीजें हम लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और जब भी हम लोगों ने ये, मैं आपको एक मिनट स्टार्ट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉफी रूम वो कहाँ पे डिस्कस करेंगे। Part 2. You will hear the managing. एक मिनट। तहरीम, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना मैप कंप्लीशन वाले, उसके अंदर एक टिप ये भी होती है कि आप पहले जो हमारी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, जैसे कॉफ़ी रूम है, वेयर हाउस है, इनको एक दफ़ा पढ़ लें और इनको जहन में रख लें। इस तरह हमें पता लग जाता है कि हमने कौन सी चीज़ को ढूंढना है। ठीक है, वो जो ऑडियो होती है उसके अंदर वो काफ़ी एक दो जगह का ऐसा भी नाम ले लेता है जो कि हमारे क्वेश्चंस में नहीं होती। ठीक है, तो जब हमने क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो हमें पता होगा कि अब ये वाली बात खत्म होगी, तो अगली जब वो कीवर्ड आ जाता है ऑडियो में, तो हम अवेयर हो जाते हैं कि हाँ अब ये बात शुरू होने लगी है। हमारी जो जगह है, जैसे वेयर हाउस के बारे में बात हो रही है, तो हमने अटेंटिव होके सुनते हैं कि अब हमें उसके डायरेक्शंस पता लगेगी। थैंक यू सो मच फातिमा। और जब भी ऑडियो स्टार्ट होगी, जैसे ही ऑडियो स्टार्ट होगी ना, हमने अपने पास एक पेंसिल और पेज रखना है। और जैसे जैसे वो कहेगा कि आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, तो आपने लेफ्ट की तरफ पेंसिल को मूव कर देना है। मीन्स हमारा जो हैंड मूवमेंट है ना, वो बहुत काम आएगी इस मैप लेबलिंग में। जैसे जैसे वो कहेगा राइट में जाना है, राइट पे हमने पेंसिल मूव कर देनी है, तो हमारी जो आईज और हैंड मूवमेंट है ना, ये प्रैक्टिस के साथ ना इंशाल्लाह आ जाएंगी। मैं ये स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम कॉफ़ी रूम देखते हैं कि वो कहाँ पे है, और आप प्लीज़ चैट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा किधर है।
आपको ऑडियो सुनाई दे रही है? नो मैम। नहीं दे रही, मुझे लगता है कि अभी वो जो पॉज आता है ना वो आया हुआ है। आप थोड़ा ऑडियो आगे पीछे करके देखें। लेट मी चेक। मैम आप उस पेज को रिफ्रेश करके ना। दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको टाइम दे, क्या पता लोडिंग का इशू हो। आप स्टार्ट से ऑडियो स्टार्ट करें तो। आपको ऑडिबल है? जी आपको अपनी ऑडियो ऑडिबल है, ये जो है क्वेश्चन टाइप की? यस, ये वाली ऑडिबल है। एक मिनट। इधर नहीं आ Okay, now I'll क्या बात? briefly help you to orientate yourself. ये आप सुनाई दे रही है? जी जी जी। मैम, मैम आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that will be where you meet each morning. किसी को पता चला कि कहाँ पे है कॉफी रूम? यस। पेज पे है मेरे ख्याल। सब तीनों ने यहाँ पे 2 हिंट्स दिए। एक उन्होंने लास्ट पे हिंट दिया कि यहाँ पे आप रिसेप्शन के लेफ्ट साइड पे मूव करोगे ना, तो यहाँ पे जो डोर है वो आप मतलब फेसिंग, आप एक डोर को फेस करोगे, सही है। और एक हिंट ये था कि एक साइड पे मेन रोड है और एक साइड पे अदर साइड पे ट्रीज है। अगर हम ऑडियो को दोबारा सुने यहाँ से, तो आपको आप दोबारा से देखिएगा। Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee The door facing you at the end. room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. So the right answer is age. Now अब वो बताएंगी कि वेयर हाउस किधर है। Be attentive. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be यहाँ पे अब वेयर हाउस की बात हुई है। वेयर हाउस में उन्होंने 2 आपको हिंट दिए।
एक उन्होंने एक्सेस रोड पे जो टर्निंग पॉइंट ये वाला पी टाइप एक चीज़ आ रही है यहाँ पे उन्होंने बताया, और एक उन्होंने बताया कि ओपन कोर्ट यार्ड में आप अगर फार एंड पे जाएं, फार एंड क्या होता है, जो बिल्कुल एंड साइड होती है लास्ट पे, और बताया कि राइट साइड पे आपको वो जो है वेयर हाउस दिखेगा। तो अगर हम इन दोनों हिंट्स को देखें तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो सी बन रहा है। मैं दोबारा ऑडियो प्ले करूं कि समझ आ गई है? जी तो नहीं क्लियर आ गया मतलब तो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टाफ कैंटीन। स्टाफ कैंटीन को बताएंगे कि किधर है। Keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. यहाँ पे उन्होंने एक हिंट दिया एक्सेस रोड का, तो जो रिसेप्शन के बिल्कुल अगर हम राइट साइड पे जाएं तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो जी बन रहा है यहाँ पे। You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. अब मीटिंग रूम यहाँ पे किधर है? उन्होंने यहाँ पे अगर हमने जो ऑडियो ना वो पूरी सुननी है। पहले मैं ये सोच रही थी कि ये ए होगा, क्योंकि उसने पहले बोला कि आप अगर बिल्कुल कोर्ट यार्ड के लेफ्ट साइड पे जाएं और सीधा जाएं तो आपको ना 2 रूम्स मिलते हैं। अगर मैं आपको दोबारा से सुनाऊं फिर, लेकिन उसने कहा लास्ट पे कि ये जो है हमारे राइट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे जो रूम है एंड पे वहां पे है, तो वो हमारा बी पॉइंट बन रहा है। Is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department. अब वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की बात करिए, वो किधर है? अच्छा आपको क्वेश्चन नजर अच्छा नहीं आ मैम, रही? ये लास्ट पॉइंट आप दोबारा एक दफा प्ले करें। ओके, or to the left of the courtyard and isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Then you'll need to... समझ आ गई आपको? जी जी यहाँ पर तो नहीं, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जी, यहाँ पर मेन हिंट ये थी कि यहाँ पर कोई नेचुरल लाइट नहीं है। नेचुरल लाइट का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई ऐसी विंडो नहीं है जो कि जो बिल्डिंग के बाहर की तरफ को खुले, जहाँ से सनलाइट आ सके। तो इसका यही मतलब है कि ये बिल्डिंग की किसी दीवार के साथ टच नहीं हो रहा, ये दरमियान में होगा। और दूसरी बात उसने कहा कि स्ट्रेट जाके राइट जाएंगे, और तो वो बी ऑप्शन बन रहा था। और जब उसने कहा कि सनलाइट नेचुरल लाइट कोई नहीं होगी, तो इससे और कंफर्म हो गया कि ये बी ही है। know where some यस। of the offices अब ये बात करेंगी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिस की। are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. ओके, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की उन्होंने बात की, वो किधर है? उन्होंने बोला कि रिसेप्शन पे आपने लेफ्ट साइड पे जाना है और लेफ्ट साइड से सेकंड रूम है। तो अगर हम रिसेप्शन से कॉरिडोर में लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे सेकंड रूम कौन सा शो हो रहा है? आई। सो आई वुड बी द राइट आंसर। And finally, the board नाउ अब वो बताएंगी कि बोर्ड रूम किधर है। room, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees.
Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, now, are there any questions before we move? तो बोर्ड रूम का पता चला कि वो किधर है? आवाज यहाँ सी पे नहीं आई, उन्होंने जी आवाज पूरा नहीं आई उसकी। आप एक ओके दफा दोबारा प्ले करें। जी जी Quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, now, are there any questions before we move? गॉट इट। यस मैम। जो जो बोर्ड रूम है उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसका हिंट क्या है? एक बार आप दोबारा से सुने, वो पता चलेगा हिंट क्या दिया उन्होंने। Quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right कोर्टयार्ड के बिल्कुल उन्होंने कहा कॉरिडोर पे चलना है आपने, to the end. The boardroom बिल्कुल एंड तक जाना है और is on the left, next to the factory. Okay, now, are there any questions? सो बोर्ड रूम बिल्कुल लेफ्ट पे है, फैक्ट्री एरिया के नेक्स्ट पे। सो द आंसर वुड बी ए। सारे क्वेश्चंस फिल हो गए, 6 क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू आस्क। एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। ओके सो आज हम लोगों ने 2 ही क्वेश्चंस टाइप करने थे। एक था डबल चॉइस क्वेश्चन टाइप और एक था हमारा मैप लेबलिंग। तेरीम अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो हम मैचिंग हेडिंग वाला भी कर लेते हैं। जी स्टार्ट कर दें। ओके जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन टाइप है, और ये एक्चुअली हमारी लास्ट क्वेश्चन टाइप होगी लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये एक तरह से हमारे ये हेडिंग्स दी गई होती हैं। यहाँ इसको आप पहले इंस्ट्रक्शंस देखें तो चूज 6 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर ए टू एच नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, और ये हमारे पास 8 हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि एक तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स ही करनी होती हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हमने चूज़ करके करनी। और मज़े की बात इधर ये होती है, मज़े की नहीं मतलब थोड़ी ये कंफ्यूजिंग बात ये होती है कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस 8 होते हैं लेकिन क्वेश्चंस हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से काफ़ी ऑप्शंस जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं और
हमें इनके अंदर मेनली फोकस करना होता है मेन आइडिया पे, ठीक है। जो सेंटेंस का वो मेन आइडिया है ना, उसके ऊपर फोकस करना है हमने। और ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ यही वाली स्टेटमेंट को ऑडियो के अंदर वो बोलेगा, ठीक है। ये सिर्फ उस ऑडियो को रिफ्रेश की गई होती है, ये वाली सारी हमारे पास जो कह लें कि ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम ट्रिक ये यूज़ करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। हमारे क्वेश्चंस वन वर्ड है, ठीक है। और 70 74 इस तरह से। जब अगर क्वेश्चंस जो हैं हमारे वन वर्ड होंगे तो हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे। जो चीज़ ज़्यादा लेंथी होगी, हमें जो टाइम गिवन होगा ऑडियो प्ले होने से पहले, हमने उसका ओवरव्यू लेना है। यानी कि हमने अपने ऑप्शंस में से हाईलाइटिंग शुरू कर देनी है। एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है, और दूसरा ये होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखें और ये वाले ऑप्शंस को आप साथ साथ देखें, जैसे कि हम एमसीक्यूज में करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी वो यही है कि आप ऑप्शंस को इसके अंदर रिव्यू करें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर लेंथी होते हैं और क्वेश्चंस हमारे पास एज सच लेंथी नहीं है, एक वर्ड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वर्ड्स के होते हैं। तो उससे ज़्यादा हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको हम टाइम गिवन के अंदर ओवरव्यू कर लेंगे, हाईलाइटिंग करेंगे, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ पे फॉर द प्लेयर्स, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया गया क्या, पे फॉर द प्लेयर्स। प्लेयर्स की जो कह लें सैलरी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। आज चेंज, ठीक है, चेंज टू द डिज़ाइन ऑफ द गोल, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ द गोल, गोल का जो डिज़ाइन था उसको चेंज किया गया। अब गोल क्या पता यहाँ पर फुटबॉल का हो, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स की बात की गई है, या हॉकी गेम जो होती है उसके अंदर का गोल, ठीक है। इस तरह से हमने इसको थोड़ा ना प्रिडिक्ट कर लिया कि ये इस तरह से होगा। द फर्स्ट यूज ऑफ लाइट्स फॉर द मैचेस, ठीक है। फर्स्ट जब यूज़ की गई थी लाइट्स, ठीक है, किसके लिए, मैचेस के लिए, ठीक है। मैचेस के लिए यानी कि जो स्टेडियम्स होते हैं या प्लेग्राउंड्स होते हैं उनके अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई गई लाइट्स, ठीक है। और द इंट्रोडक्शन ऑफ गोलकीपर्स, ठीक है, गोलकीपर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच। और टू चेंजेस, ठीक है, टू चेंजेस टू द रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है। रूल्स के अंदर 2 चेंजेस की गई गेम के रूल्स के अंदर। और इंट्रोडक्शन ऑफ अ फी फॉर स्पेक्टेटर्स, यानी कि जो वहाँ पर ऑडियंस होती है उसके लिए फ़ी इम्प्लीमेंट की गई उनकी, यानी कि टिकट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। इसका रिफ्रेज अगर हम करें तो वो ये बन सकता है। और उसके बाद एन एग्रीमेंट ऑन द लेंथ ऑफ द गेम, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ या फिर कोई डिसाइड हुआ, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आएगा, डिसाइड आएगा यहाँ पर, इसका रिफ्रेजिंग वर्ड या सिनोनिम। तो उसके क्या आएगा, लेंथ ऑफ द गेम, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द गेम या फिर लेंथ ऑफ द गेम, ठीक है। इस तरह से हमने अपने ऑप्शंस को रिव्यू किया और उसके अंदर से हाईलाइटिंग की, ठीक है। अब मैं ऑडियो स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ फिर हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है। और हम अगर किसी भी ईयर का जिक्र आएगा जैसे 1870 का, तो हम फ़ौरन से अटेंटिव होकर अपने ऑप्शंस को दोबारा से स्किम करेंगे, स्कैन करेंगे, और कीवर्ड्स की वजह से हमें जल्दी से अपना आंसर मिल जाएगा। जी, अब हम ऑडियो स्टार्ट करते हैं। Part 2. You will hear a guide talking to members of... Now, the stadium you see today was built in 1989 as part of a 3-year redevelopment project. While that project was going on, the team had to play its matches at the ground of another club. Apart from that, the club has been here on this site since 1870. As some of you may know, that was the start of a really important decade in the history of football in this country. For example, 1870 was also the year that football teams started to include a player whose role it was to guard the goal. It's hard to imagine what the game must have been like without someone in that position, isn't it? In
जी, किसी को अपना आंसर मिला है? जी चैट बॉक्स में ड्रॉप करें। यस मैम। जी डी ऑप्शन, क्योंकि उसने कहा, पहले उसने ये बात की कि उनको अपना ग्राउंड बदलना पड़ा 1870 के अंदर, और एक और बात इसके अंदर ये उसने कही कि जो गोलकीपर था, यानी कि उसने गोलकीपर वर्ड एग्जैक्टली यूज नहीं किया, उसने क्या किया था, टू गार्ड द गोल। ठीक है, उसने गार्ड का वर्ड यूज किया था, तो उससे हमें पता चल गया कि गोलकीपर की बात हो रही, क्योंकि उसका काम यही होता है कि उसने गोल को गार्ड करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखें, आगे चलते हैं। 72 and 73, many other clubs were established, both here and abroad. अब यहाँ पर उसने 72 और 73 की बात की, ठीक है, और लेकिन हमारे पास जो सेकंड है वो 74 का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने उस ये मतलब कि कह लें कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। And the following year, in 1874, referees were allowed to send players off if they committed certain offences. And also in that year, teams started having to swap ends at half time. One fact I was interested to discover was that in early football games, the aim was for the scorer to get the ball between two flag posts, and later between sticks joined at the top with a piece of tape. In 1875, that जी यहाँ पर अपना 1875 शुरू हो गया है। 74 का आंसर किसी को मिला अपना? यहाँ पे रिमाइंड करें हम ऑडियो को, अगर नहीं मिला तो। यस मैम। जी यहाँ पर उसने लेंथ की बात भी की, लेकिन उसने ये भी कहा कि रेफरीज की बात उसने भी साथ की, तो देखते हैं कि दोबारा से रिवाइंड करके देखते हैं। to get the ball between two flags, allowed to send players off if they established, both here and abroad. And the following year, in 1874, referees were allowed to send players off if they committed certain offences. And also in that year, teams started having to swap ends at half time. One fact I was interested to discover was that in early football games, the aim was for the scorer to get the ball between two flag posts, and later between sticks joined at the top with a piece of tape. In 1875, that tape was replaced with the solid crossbar that we're familiar with today. जी 74 का हमें उसने दो बातों का जिक्र किया, एक उसने रेफरीज का बात की, और दूसरी बात उसने यहाँ पर की कि उनका गोल का, आई थिंक सॉरी, लेंथ के अंदर जो डिसएग्रीमेंट था प्लेयर्स के दरमियान, उसको रिजॉल्व किया गया। तो इस लिहाज से मुझे एफ और एच में थोड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन आई विल गो विद एफ। और अब 75 में देखते हैं, उसने क्या कहा कि पहले उसके दो स्टिक्स लगाई जाती थी, ठीक है, लेकिन फिर वहां पर उन्होंने टेप लगाई एट द टॉप ऑफ द स्टिक्स, ठीक है, तो यानी कि डिजाइन ऑफ द गोल के अंदर चेंजिंग आई, ठीक है जी। 1877 saw the founding of further new clubs, and the history books tell us that in the same year, all the clubs decided to set a limit of 90 minutes for each match. Before that, it was a more casual arrangement, and this sometimes caused huge arguments and sometimes fights during matches when one team called the end of the game and the other team wanted to play on to try and score a winning goal. By 1878, the number of teams in the Football League increased again. In addition, referees started using whistles and electric lamps were installed on certain pitches.
This was a significant change, as games could then be played in the evenings all year round. In 1880, clubs began to charge fans for admission to games, even though players were still amateurs and had other proper jobs. That's hard to imagine in the modern professional game, where top players earn significant sums of money from both playing and commercial activities. That is the end of part 2. You now have 30 seconds. जी, यहाँ पर हमें अपने सारे आंसर्स मिल गए। आई होप सो आप लोगों को भी मिल गए होंगे। जी, आई थिंक सो सबने सेम ही आंसर किए हैं। सो लेट्स चेक। जी, हमारे सारे आंसर्स ठीक हैं और देखते हैं इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी, नहीं तो अगर फर्दर क्लियर नहीं होती तो आप ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट था हमारा, हमने डी ऑप्शन चूज किया था, उसके अंदर था इंट्रोडक्शन ऑफ द गोलकीपर्स। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने गार्ड। मैम जी जी मैम ये आज हमने लिसनिंग की कौन सी फॉर्म की है? क्योंकि मैंने जी लेट ज्वाइन किया था, मुझे ना समय नहीं लगा। जी, आज हमने 3 फॉर्म्स किए हैं, ये थर्ड फॉर्म है हमारी। फर्स्ट हमने डबल चॉइस किए डबल चॉइस। जी, उसके बाद हमने मैप लेबलिंग वाला किया और अब लास्ट पर हम सेंटेंस की जो हेडिंग मैचिंग है उसको कर रहे ओके, थैंक यू। हैं। जी, और ये हमारी लास्ट टाइप्स हैं। कल इंशाल्लाह हम मॉक जो टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे लिसनिंग का, और आई होप आप लोग भी प्रैक्टिस करके आएंगे।